हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पहले वीडियो में हमने आपको 50 क्वेश्चंस बताए जो कि लॉ ऑफ ट्रस्ट इक्विटी के एमसीक्यू जो कि बीएलएलबी एग्ज़ाम में आने हैं। तो अब मैंने चाहा कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने 50 ही क्वेश्चन रखे। और चलिए अब बाकी के 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, हाँ, हम समय का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे और आपका जो समय है वो वेस्ट नहीं करके चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 50 निकालेंगे और 50 से शुरुआत करेंगे 100 तक। क्वेश्चन नंबर 50 था, निम्न में से कौन विधिक खैराती न्यास है? तो इसमें था अपने रिश्तेदारों की गरीबी दूर करने के लिए गठित न्यास। ये एक विधिक खैराती न्यास है, यानी कि वैलिड चैरिटेबल ट्रस्ट है। क्वेश्चन नंबर हम 51 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, निम्न में से कौन सा खैराती न्यास शैक्षिक उन्नयन के उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास के रूप में उचित नहीं है? तो कुछ इसका बी आंसर जो है वो सही है, यानी कि परमाणु निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहन करने वाला न्यास। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे कि क्यों खेल को परंपरागत रूप में खैराती नहीं माना जाता? वाई वाज स्पोर्ट नॉट ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज चैरिटेबल? इसका सही आंसर है क्योंकि यह निर्णय करना संभव नहीं है कोई कौन सा खेल लोक हित में है, बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड विच स्पोर्ट वर फॉर द पब्लिक बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे, एक आपसी इच्छा पत्र में संविदा का प्रतिफल क्या है? तो इसका सही आंसर है जोड़ों द्वारा अपने इच्छा का प्रतिसंहरण का वचन। और क्वेश्चन नंबर 54 है, मृत्युशैया दान का आवश्यक तत्व क्या है? एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेथ बेड गिफ्ट इज। इसका सही आंसर है घर के स्वत्व विलेख का प्रदान, द हैंड ओवर ऑफ द टाइटल डीड्स ऑफ द हाउस। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे, प्रतिवादी को रचनात्मक न्यासी के रूप में उत्तरदायी होने के लिए प्रतिवादी द्वारा साबित करना होगा। क्या साबित करना होगा? इसका ए ऑप्शन है न्यास संपत्ति का धारित किया जाना, उसकी अचेतना थी इस बात का वास्तविक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 56 की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमेशा सत्य है? तो चलिए, इसका सही ऑप्शन है सी, न्यासी न्यास संपत्ति का कभी पूर्ण स्वामी नहीं होता। दोस्तों, ये बिल्कुल सही रहेगी हमेशा की जो इक्विटी है वो हमेशा संपत्ति का कभी भी जो है पूर्ण स्वामी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां व्यक्तिगत दावे को पराजित करता है? इसका सही आंसर है प्रतिवादी का व्यक्तिगत दिवालियापन। इन परिस्थितियों की वजह से व्यक्तिगत दावे को पराजित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन हित अधिकारी नहीं हो सकता? इसमें है अजन्मा बालक, जिसका दोस्तों जन्म होना बाकी है तो वो हितधारी नहीं हो सकता। बाकी सरकार, निगम, विदेशी ये सब हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे, निम्न में से कौन एक न्यास का निर्माण कर सकता है? इसमें देखिए दोस्तों, इसमें एक पागल व्यक्ति नहीं कर सकता, दोष सिद्ध जिस व्यक्ति में कोई दोष है वो भी नहीं कर सकता न्यास का निर्माण, और एक छोटा बालक वो भी नहीं कर सकता, शिशु। तो एक विदेशी कर सकता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे, हित अधिकारियों के अधिकारों की व्यवस्था भारतीय न्यास अधिनियम की किस धारा में है? तो दोस्तों, जो हित अधिकारी हैं उनके अधिकार जो हैं उनकी व्यवस्था धारा 55 से 69 में दिया गया। दोस्तों, आप से हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि अभी हमारे हेजिटेशन है और हम आपको पूरी कोशिश करेंगे आपको बताने की, क्योंकि अभी हम इस क्षेत्र में एजुकेशन के क्षेत्र में आपको बताने के लिए नए हैं, तो इसलिए हम थोड़ा
अटक जाते हैं तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे दोस्तों, लेकिन हम आपको बिल्कुल सही जानकारी देंगे, गलत जानकारी नहीं देंगे। चलिए हम आपके समय में देरी नहीं करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। एक न्यास के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों सबसे पहले हम ले लेते हैं कि कौन कौन आवश्यक है। न्यास का लेखक, वो भी एक आवश्यक है। न्यासी ट्रस्टी यानी कि वो भी हमारे लिए आवश्यक है। और जो डी ऑप्शन है बेनिफिशरी हितधारी, वो भी एक न्यास निर्माण के लिए ज़रूरी है। लेकिन विधिक प्रतिनिधि, इसमें विधिक लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं इतना ज़रूरी है, इसलिए आवश्यक नहीं है। इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे। भारतीय न्यास अधिनियम को कौन सी धारा न्यास भंग के लिए दायित्व की बात करती है? दोस्तों जो सेक्शन 23 है वो न्यास भंग का उल्लेखन करती है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। आप याद रखेंगे कि भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 23 जो है न्यास भंग का दायित्व की बात करती है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक न्यास का निर्माण नहीं कर सकता? इसका जो ऑप्शन ए है 21 वर्ष का व्यक्ति, ठीक है, वो तो न्यास का निर्माण कर सकता है। बी ऑप्शन है एक अधिवक्ता, वो भी एक न्यास का निर्माण कर सकता है। और जो सी ऑप्शन है एक अवयस्क व्यक्ति, एक माइनर व्यक्ति, वो जो है न्यास का निर्माण नहीं कर सकता, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी डी एक न्यायिक व्यक्ति, ये भी न्यास का निर्माण कर सकता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि वह एक अवयस्क व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करेंगे। किसने कहा था न्यास साम्य का केंद्र बिंदु को गुठली? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है, बेकन ने कहा था कि न्यास साम्य का केंद्र बिंदु और गुठली है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 की बात करेंगे। सॉरी, एक बार 64 को और देख लेंगे क्योंकि मेरे इतना दिमाग पे याद नहीं रहा, और क्योंकि मुझे भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। यही जो एग्ज़ाम है इसी एग्ज़ाम को मुझे भी कल देना है, इसलिए मुझे भी ध्यान से पढ़ना होगा। किसने कहा था न्यास साम्य का केंद्र बिंदु और गुठली है? जो बेकन है इन्होंने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65। न्यास अधिनियम 1882 की किस धारा में न्यास भंग को परिभाषित किया गया है? तो इसको धारा 3 में परिभाषित किया गया है। दोस्तों इसमें थोड़ी मुझे कन्फ्यूजन सी हो रही है, एक न्यास भंग का ऊपर भी एक क्वेश्चन था, चलिए दोबारा देख लेते हैं। भारतीय न्यास अधिनियम की कौन सी धारा न्यास भंग के लिए दायित्व? दोस्तों अच्छा, इसमें ये कन्फर्म है कि जो धारा 23 है इसमें न्यास भंग के लिए दायित्व की बात की गई है, और जो नीचे क्वेश्चन 65 है इसमें केवल न्यास भंग को परिभाषित किया गया, तो इसको धारा 3 में रखा गया है। तो ये याद रखेंगे, बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करेंगे कि न्यासी निम्नलिखित में से किसके भुगतान की मांग नहीं कर सकता? तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, संपत्ति के विकास के लिए, उसके द्वारा किए गए खर्चे के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की बात करेंगे। 67 में है निम्नलिखित में से कौन न्यासी नहीं हो सकता जब तक हित अधिकारियों की व्यक्तिगत विधि अन्यथा अनुज्ञा नहीं देती? तो इसका सी ऑप्शन सही बताया गया है, ए और बी। तो ए ऑप्शन है एक अवयस्क, बी है एक विवाहित महिला। चलिए क्वेश्चन को दोबारा हम पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन न्यासी नहीं हो सकता? चलिए न्यासी नहीं होने की बात की गई है, तो आपको मालूम है कि एक अवयस्क व्यक्ति न्यासी नहीं निर्माण कर सकता है और एक विवाहित महिला भी न्यासी का निर्माण नहीं कर सकती। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे। धारा 60 भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार कौन सा व्यक्ति उचित व्यक्ति नहीं है जो न्यास का व्यवस्थापन बन सके? तो दोस्तों इसमें आपको मालूम है एक विदेशी शत्रु है अगर, तो वो भी न्यासी नहीं कर सकता। एक विदेशी आदिवासी है तो वो नहीं कर सकता, और हितधारकों के हितों के जैसा हित रखने वाला व्यक्ति भी न्यासी नहीं कर सकता। तो यानी कि इसके ऑप्शन सारे हैं वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें। क्या हितधारी अपने हितों का स्थानांतरण कर सकता है केवल यदि वह संविदा योग्य, अगर संविदा की गई है और संविदा के लायक है,
तो वह अपने जो हित है, अपना जो बेनिफिशरी है वो ट्रांसफ़र कर सकता है किसी और व्यक्ति को। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे। भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 60 यानी कि 60 के अनुसार एक न्यास संपत्ति में हित अधिकारी के अधिकार होते हैं। तो उपरोक्त सभी सही हैं, यानी कि ठीक ढंग से संरक्षित, उचित व्यक्ति द्वारा प्रबंधन और उचित संख्या शक्तियों द्वारा प्रबंधन, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक से दोबारा पढ़ लेंगे कि भारतीय न्यास अधिनियम की धारा जो 60 है इसमें बताया गया है कि एक न्यास संपत्ति में हित अधिकारी के अधिकार होते हैं। ये ठीक ढंग से संरक्षित, उचित व्यक्ति द्वारा प्रबंधन और उचित संख्या शक्तियों द्वारा प्रबंधित। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। शक्तियों नहीं, सॉरी, व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71। एक न्यास में हित अधिकारियों का आशय उसके लेखक के प्रति यह आशयित होता है कि वह उसका गठन हित अधिकारियों के हितों का विशेष ध्यान करे। तो ये ठीक है बिल्कुल। एक न्यास जो है में हित अधिकारियों का आशय उसके लेखक के प्रति आशयित होता है और वह उसका गठन हित अधिकारियों के हितों का विशेष ध्यान कर सके। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करेंगे। क्या एक न्यासी न्यस्त संपत्ति का क्रय बंधक या पट्टा कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, केवल मुख्य सिविल न्यायालय की अनुमति से, और यदि ऐसा क्रय बंधक एक पट्टा हिताधिकारियों के लाभ के लिए आशयित हो तो वह बिल्कुल कर सकता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन न्यस्त संपत्ति से है? तो इसका सही आंसर है हित अधिकारी। निम्नलिखित में से कौन न्यस्त संपत्ति से किराया और लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है? तो इसका सी ऑप्शन सही है। हित अधिकारी बिल्कुल उसका अधिकारी है, किराया ले सकता है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय न्यास अधिनियम लोक न्यास पर लागू नहीं होता, कथन सत्य है। भारतीय न्यास अधिनियम है वो लोक न्यास पर लागू नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। एक न्यास के गठन के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो पहला ऑप्शन है न्यास के गठन हेतु आशय होना चाहिए, इंटेंशन। न्यास का उद्देश्य एक पर्पज होना चाहिए। न्यास के हिताधिकारी होना चाहिए, बेनिफिशरी। तो इसका डी ऑप्शन सही है, सारे ऑप्शन ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करेंगे। क्या एक अवयस्क के लिए न्यास गठित किया जा सकता है? हाँ, मौलिक क्षेत्र अधिकार रखने वाले सिविल न्यायालय की अनुमति से। वैसे तो नहीं बताया गया, लेकिन उसका अभी सिविल न्यायालय द्वारा अनुमति लेनी चाहिए और लेनी पड़ेगी, तभी न्यास जो है गठित किया जा सकता है एक अवयस्क द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करेंगे। भारतीय न्यास अधिनियम की किस धारा में एक सक्षम न्यासी को परिभाषित किया? धारा 10 जो है एक सक्षम न्यासी को परिभाषित करती है। तो याद रखें, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें। किन पर भारतीय न्यास अधिनियम लागू होता है? इसका सही आंसर है प्राइवेट ट्रस्ट एवं न्यासियों से संबंधित विधि पर भारतीय न्यास अधिनियम लागू होता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 79। प्रत्येक न्यास जिसका उद्देश्य अविधिक है वह है वैध किंतु अपरिवर्तनीय है। इसका सी आंसर सही है। दोबारा से रिपीट करेंगे क्वेश्चन को। प्रत्येक न्यास जिसका उद्देश्य अविधिक है वह वैध किंतु अपरिवर्तनीय है, वैलिड बट नॉट इन्फोर्सेबल। क्वेश्चन नंबर 80 की हम बात करेंगे। जब कोई न्यासी संविदा करने में असमर्थ है वह एक न्यासी गठित कर सकता है। तो दोस्तों इसका बी आंसर बिल्कुल सही है, जहां न्यास में विवेकीय शक्तियों का प्रयोग अनुमत है। दोस्तों न्यास की एक खास बात है कि यहाँ पर विवेकीय शक्तियों का यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 81 की हम बात करेंगे। न्यासधारी के कर्तव्य की प्रकृति के अनुसार न्यास का वर्गीकरण। जो न्यासधारी है उसके कर्तव्य की प्रकृति के अनुसार न्यास का वर्गीकरण जो है सी ऑप्शन बताया गया है, यानी कि दोनों, साधारण न्यास और विशिष्ट न्यास, सिंपल ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करेंगे कि न्यास के उद्देश्य के अनुसार न्यास का क्या वर्गीकरण है? इसका
डी ऑप्शन सही है, यानी कि सभी। तो तीनों ऑप्शन को हम पढ़ लेंगे। निजी न्यास यानी कि प्राइवेट ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट और चैरिटेबल ट्रस्ट। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सत्य हैं। इन जो न्यास के उद्देश्य हैं उनके अनुसार न्यास का वर्गीकरण निजी न्यास, लोक न्यास और खैराती न्यास। 83 निम्नलिखित में से कौन न्यास की विशेषता नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे कि कौन न्यास की विशेषता है, ताकि हमें आगे आने वाले क्वेश्चन पेपर में हेल्प मिल सकती है, इसलिए हमको ये भी दोनों तरह से पढ़ लेना चाहिए। हित अधिकारी प्रतिफल नहीं देता, बिल्कुल राइट है। चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। बी ऑप्शन, हित अधिकारी को मालिकाना अधिकार होता है, ठीक है, ये भी ठीक है। प्रतिफल नहीं मिलेगा लेकिन मालिकाना अधिकार है। हित अधिकारी अपने साम्यपूर्ण हितों का विक्रय कर सकता है, ठीक है, वो मालिक है तो विक्रय कर सकता है। अब डी ऑप्शन जो बताया गया, हित अधिकारी न्यास को अनुदानकर्ता के खिलाफ प्रवर्तित करा सकता है, ये बिल्कुल गलत बताया गया, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 की हम बात करेंगे। न्यास और अभिकरण के मध्य अंतर क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी पढ़ेंगे। न्यास संपत्ति धारित करता है, अभिकर्ता नहीं है। चलिए, न्यासी जो न्यास है वो संपत्ति धारित करता है बट अभिकर्ता नहीं होता है, यानी कि एजेंट नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 85 की बात करेंगे कि न्यास में न्यासियों के विषय में कौन सा कथन लागू नहीं होता है। इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। न्यासी केवल साम्यपूर्ण हित धारित करता है, यानी कि द ट्रस्टीज होल्ड द इक्विटेबल इंटरेस्ट ओनली। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करेंगे कि किस प्रकार की संपत्ति की घोषणा न्यास में लिखित रूप में होनी चाहिए। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भूमि। बाकी से किस प्रकार की संपत्ति की घोषणा न्यास के लिखित रूप में, देखिए भूमि जो होती है, लैंड, जब आप उसको खरीदेंगे तो वो बिल्कुल लिखित रूप में होनी चाहिए, और बाकी शेयर और ये जो संबंधित अधिकार हैं इस तरह में लिखित ना भी हो तब भी चलेगा, लेकिन जो भूमि है उसमें लिखित होना ही चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन से समव्यवहार बिना औपचारिकता के प्रभावी और प्रवर्तनीय है। निम्नलिखित में से कौन से समव्यवहार बिना औपचारिकता के प्रभावी और प्रवर्तनीय है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। एक रचनात्मक न्यास में समव्यवहार का उत्पन्न होना। क्वेश्चन नंबर 88 की हम बात करेंगे तो पढ़ेंगे निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्यास शून्य है। तो ए बिल्कुल राइट आंसर है। एक ऐसा न्यास जो नए पैन यूरोपियन भाषा की खोज करने के लिए, तो ये बिल्कुल न्यास शून्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, परिणामी न्यास के आवश्यक तत्व हैं। क्या तत्व हैं। जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं। तो सारे ऑप्शन को हम ठीक प्रकार से पढ़ लेंगे। परिणामी न्यास के आवश्यक तत्व, अपूर्ण घोषणा, बी ऑप्शन अप्रयुक्त अवशिष्ट, सी ऑप्शन प्रतिफल का, सॉरी दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 90, पूर्त या खैराती न्यास की प्रकृति है। उपरोक्त सभी सही हैं। अनिश्चितता, गुणवत्ता, शाश्वतता। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पूर्त या खैराती न्यास की प्रकृति अनिश्चितता होती है, गुणवत्ता और शाश्वतता। क्वेश्चन नंबर 91, एक न्यास में पक्षकार कौन होते हैं। तो पक्षकार न्यासधारी और न्यासकर्ता दोनों होते हैं, तो सी ऑप्शन सही है इसका। 92 क्वेश्चन, न्यासधारी के कर्तव्य क्या क्या होते हैं। इसमें ए और बी दोनों सही है, यानी कि निश्चयात्मक सकारात्मक दायित्व, नकारात्मक दायित्व। तो दोनों ऑप्शन पढ़ लेंगे। ए निश्चयात्मक सकारात्मक दायित्व, नकारात्मक दोनों कर्तव्य होते हैं। 93 की बात करेंगे, न्यासधारियों के क्या अधिकार होते हैं। उपरोक्त डी ऑप्शन सही है, तो अधिकार पढ़ लेंगे। स्वत्व विलेख का अधिकार यानी राइट टू टाइटल डीड। बी ऑप्शन खर्चों की प्रतिपूर्ति तथा क्षतिपूर्ति का अधिकार, राइट टू रीएम्बर्समेंट एंड आइडेंटिटी। सी ऑप्शन न्यायालय से निर्देश प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू टेक डायरेक्शन फ्रॉम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 94, न्यासधारी की संविधिक शक्तियाँ क्या हैं। सी ऑप्शन सही है, न्यास संपत्ति के विक्रय की शक्ति।
पावर इन रिलेशन टू द कंडक्ट सेल ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी, न्यास संपत्ति के विक्रय की शक्ति, विनियोजन में परिवर्तन की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 95, हितग्राहियों के क्या अधिकार हैं? उपरोक्त सभी सही हैं। किराया या लाभ प्राप्त करने का अधिकार है, विशिष्ट निष्पादन का अधिकार है यानी कि राइट टू स्पेसिफिक एक्सिक्यूशन, और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइट टू पुट एन एंड टू द ट्रस्ट, न्यास को समाप्त करने का अधिकार भी है। क्वेश्चन नंबर 96, न्यास भंग की दशा में हितग्राहियों को उपलब्ध उपचार क्या हैं? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है यानी कि दोनों ऑप्शन ए और बी सही हैं। व्यक्तिगत रूप से न्यायधारी के विरुद्ध अधिकार और न्यास विधि अनुसरण का अधिकार, दोनों ऑप्शन सही हैं। दोबारा से रिपीट करें, न्यास भंग की दशा में हितग्राहियों को उपलब्ध उपचार क्या क्या हैं? व्यक्तिगत रूप से न्यासधारियों के विरुद्ध अधिकार और न्यास विधि अनुसरण का अधिकार। तो न्यास भंग दोस्तों आपको मैंने बताया था कि किस सेक्शन में न्यास भंग जो दायित्व है वो 23 में है, और न्यास भंग जो है वो शायद सेक्शन 3 में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 97, निम्न में से कौन सिद्धांत हैं जिसके आधार पर साम्यक अनुतोष प्रदान किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर डी है यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं, तो पढ़ लेंगे तीनों ऑप्शन। जो साम्या के शरण में आता है उसको स्वच्छ हाथों आना चाहिए, और बी ऑप्शन जो साम्या चाहता है उसको साम्या करना चाहिए, सी ऑप्शन विलंब साम्या पराजित करता है। 98 क्वेश्चन नंबर, साम्यक अंतोषों का वर्गीकरण क्या है? साम्यक अंतोषों का वर्गीकरण सी ऑप्शन सही है, प्रलेखों की प्रशुद्धि यानी कि बी ऑप्शन संविधाओं का विखंडन, दोनों ऑप्शन आप पढ़ लेंगे। प्रलेखों की प्रशुद्धि और संविधाओं का विखंडन, ये साम्यक अंतोषों का वर्गीकरण है। 99 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से वैश्विक संबंध के अंतर्गत क्या आता है? उपरोक्त सभी, बैंकर आता है, कंपनी के डायरेक्टर, संयुक्त कुटुंब प्रबंधक। तीन ऑप्शन रिपीट कर लेंगे क्वेश्चन को। निम्न में से कौन वैश्विक संबंध के अंतर्गत आता है? बैंकर, कंपनी के डायरेक्टर और संयुक्त कुटुंब प्रबंधक। क्वेश्चन नंबर 100 और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वैश्विक रूप से किया जाना अनुमत है? इसका बी आंसर बिल्कुल सही है, सद्विश्वास में कार्य करना यानी कि एक्ट इन गुड फैथ। दोबारा रिपीट कर लेंगे, निम्न में से किसको वैश्विक रूप किया जाना अनुमत है? सद्विश्वास में कार्य करना। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी अगर थोड़ी सी भी कोई भी गलती हो तो उसके लिए क्षमा कर दें। बाकी मैंने पूरी लगन के साथ कोई भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं है। और कल हमारा भी एग्ज़ाम है, इसलिए थैंक यू सो मच आपने इस वीडियो को देखा, और इस एग्ज़ाम के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। और कल ज़्यादातर इक्विटी ट्रस्ट एक्ट में यही क्वेश्चंस लगातार आएंगे, 60 से 70% यही क्वेश्चन सेम आएंगे, इसलिए इस पेपर को नज़रअंदाज मत कीजिए। और जो दूसरा वीडियो है 1 से 50 क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, यानी कि दोनों वीडियो देख लें तो 100 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, जिसमें से 70 क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। इसलिए इन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एग्ज़ाम के बाद, इस एग्ज़ाम के बाद अगले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अगले PDF के साथ, अगले पेपर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।